आज हमारे गेस्ट हैं श्री अरुण तिवारी जी, स्वागत है आपका। हरिओम, थैंक यू। स्कूल में शिवराज सिंह चौहान नाम आपने सुना ही होगा, जी। जो इस समय सेंट्रल मिनिस्टर है, जी। जो मुख्यमंत्री भी रहा, वो मेरा जूनियर है। सिनेमा और क्रिकेट में बहुत रही है। मनोज कुमार की पिक्चर से कि मैं फील्डिंग बहुत अच्छी करता था, कैच छोड़कर। जो लोग पैसे से टिकट पाते हैं, आप उनके खिलाफ भी बोलते हैं। मैंने उस दिन ही सोच लिया था, इसको एक दिन मैं पूर्व विधायक जरूर बनाऊंगा, मैं इसकी ऐसी तैसी करूंगा। चुनाव की बात चल रही है, 2018 के चुनाव से पहले हम चुटैया क्यों रखते हैं? इसीलिए ना कि चोटी नहीं है, वो एंटीना है। का था आत्ममुग्ध बायोग्राफी ऑफ चिंगारी। आत्ममुक्त न हो, भूपेश बघेल ठेंगे से। ये अजीत जोगी जी की पहली कांग्रेस सरकार जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद बनी, मैं बीजेपी में था। आज अरुण तिवारी कांग्रेस में जा रहा है। उसने ऑपरेशन सिंदूर किया। वो 40 लाशें मुझसे पूछ रही थी कि अरुण तिवारी, माने या ना माने, आपसे इतनी बातचीत करने के बाद मैं तो ये मान सकता हूं कि आपका सपना हो सकता है जेल जाने का। खैर, सबसे पहला नाम भूपेश बघेल। बकवास। दिलीप सिंह जुदेव, मर्द आदमी। सब कहते कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। ऐसे ही छत्तीसगढ़ और बिलासपुर की राजनीति से अवगत लोगों ने आंखों से देखा है एक बहुत व्यक्तित्व को, एक व्यक्तित्व जो खुली जीप में गिरते बारिश में यूं ही निकल जाया करता है बिलासपुर की गलियों में, और हनफन मौला व्यक्तित्व के धनी आज हमारे गेस्ट हैं श्री अरुण तिवारी जी, स्वागत है आपका। हरिओम, थैंक यू। तिवारी जी, अलग अलग समय में लोगों ने अलग अलग अरुण तिवारी को देखा है। किसी ने अरुण तिवारी को 1985 में सीपत से विधायक देखा है, किसी ने 1992 में भाजपा कार्यालय के बाहर धरना देते अरुण तिवारी को देखा है, किसी ने 2000 के दशक के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष अरुण तिवारी को देखा है, और सेठ तो गयो के अरुण तिवारी को तो सभी ने देखा ही है। पर मेरी दिलचस्पी इन सभी अरुण तिवारी से इतर एक अरुण तिवारी पे है। मेरी दिलचस्पी गोड़पारा की गलियों के अरुण तिवारी में है, बचपन के अरुण तिवारी पे है। बताइए, कैसा रहा आपका बचपन जी? बचपन सबका अच्छा होता है, मेरा भी बहुत अच्छा था। हाँ, गोंडपारा की जब बात आती है तो गोंडपारा वो मोहल्ला है बिलासपुर का जो 40 साल पहले भी, 60 साल पहले भी और 20 साल पहले भी एक अलग नाम लेके चलता था। कुछ विशेषज्ञताएं उसमें थी, क्योंकि वहां छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता की राजनीति करने वाले, स्वतंत्रता की, शिव दुलारे मिश्रा जी का भी घर है जी। बिलासपुर के प्रथम गवर्नर जी राघवेंद्र राव, उनका भी घर है, और ये नाची अरुण तिवारी, इसका भी घर है। तो बचपन में मैंने चतुर भैया को देखा, शिव दुलारे मिश्रा जी के बेटे, जो कि बिलासपुर के विधायक भी थे, मिनिस्टर भी रहे। हमारे गोंडपारा के दो मकान छोड़ के उनका घर। तो मैंने उन लोग को बचपन में देखा है। अशोक राव जी को देखा, शिव दुलारे मिश्रा जी को भी देखा, और चतुर भैया को भी देखा। बचपन की गलियां, गोंडपारा की गलियां, वो कंचा से खेलने से लेके वो भौरा खेलने तक, वो गुल्ली डंडा खेलने तक, गोंडपारा यादों से भरा हुआ पारा है। मेरा बचपन अगर कहीं बहुत अच्छे से गुजरा तो गोंडपारा है। जी, आपकी स्कूली शिक्षा कहां से हुई? मैं बचपन में, जिसको चालू भाषा में कहा जाता है खपरगंज स्कूल, और सही माने में लोकमान्य तिलक स्कूल जी। तो वो खपरगंज स्कूल में मैं पहली से 5वीं तक पढ़ा हूं। और उसके बाद मैं भोपाल चला गया, तो 6वीं से लेके बीए तक भोपाल में पढ़ा। और अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मेरी पहली 6वीं क्लास में मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह जी का बेटा ध्रुव सिंह मेरे साथ था, और उप मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा का बेटा ओम प्रकाश सकलेचा मेरे साथ था। 6वीं विद्या विहार स्कूल भोपाल में, उसके बाद मॉडल स्कूल। तो मॉडल स्कूल में शिवराज सिंह चौहान नाम आपने सुना ही होगा, जी। जो इस समय सेंट्रल मिनिस्टर है, जी। जो मुख्यमंत्री भी रहा, वो मेरा जूनियर है। तो मैं उस मॉडल स्कूल का प्रेसिडेंट रहा। तो ये प्रारंभिक शिक्षा है। कॉलेज की शिक्षा उसके बाद रविंद्र कॉलेज भोपाल में पढ़ा, फिर जबलपुर चला गया, तो वहां एमए किया मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी में। और ये आप लोग जो आए हैं सब जर्नलिज्म के छात्र हैं।
मुझे बताते में अच्छा भी लग रहा है कि ये कोर्स मैंने भी किया है, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म जबलपुर से। और कुसुमाकर दीक्षित जी मेरे गुरु रहे हैं। उस समय वो 80 साल के थे, अब तो खैर ऊपर पत्रकारिता कर रहे होंगे। तो कुल मिला के मैं आप ही के बीच का हूँ, और ये जो आप लोग कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोग के साथ हैं जो इतनी मेहनत करके मेरे पास यहाँ आए। आपकी दिलचस्पी बचपन से, आपकी बातों से समझ में आता है कि सिनेमा और क्रिकेट में बहुत रही है। तो क्रिकेट को आपने कैसे फॉलो किया और सिनेमा कैसा रहा? क्या सिनेमा में दिलचस्पी आपकी कैसी रही? सिनेमा में दिलचस्पी मेरी नहीं थी, मेरी माँ की थी। मेरी माँ को शायद ऐसा लगता था कि जो चीज बोल के सिखाई जाए या पढ़ के सिखाई जाए, उससे अच्छा कुछ दिखा के सिखाओ। तो मेरी माँ उन माओं में से थी जो रिक्शे में अपने बच्चों को लेके, पिताजी नहीं जाते थे, मेरी माँ श्याम टाकीज, लक्ष्मी टाकीज, प्रताप टाकीज हम लोग को लेके जाती थी। और बचपन का उसका, माँ का वो सोचना कि मेरे बेटे कुछ शायद सीख जाए, मैंने सीख लिया। मनोज कुमार की पिक्चर से मैंने भगत सिंह को जाना, मनोज कुमार की पिक्चर से मैंने किसान को जाना, मनोज कुमार की पिक्चर से मैंने भारत को जाना, भारत माता को जाना, क्रांति को जाना। और मुझे ऐसा लगता है कि अरुण तिवारी जो कुछ है, जो पहचान बनी बिलासपुर में, भोपाल में या दिल्ली में भी, वो ड्यू टू मनोज कुमार। मेरे सही माने में मेरे सार्वजनिक जीवन के, मेरे आदर्श जीवन, अगर थोड़ा बहुत आदर्श जो है और है, मैं मानता हूं उसके आदर्श सही माने मनोज कुमार रहे। क्रिकेट आपकी दिलचस्पी कैसी रही है? मतलब क्रिकेट आप बचपन से खेलते रहे, देखते रहे, या कैसा रहा? क्रिकेट मेरे को दिलचस्पी रही, ऐसी रही कि मैं फील्डिंग बहुत अच्छी करता था, कैच छोड़कर फील्डिंग अच्छी करता। क्यों? मैं दौड़ के पांव से रोकता था, एक पॉइंट। सेकंड, बल्लेबाजी मजा आता था जब तक मैं बैटिंग करूं, और बॉलिंग में से नहीं बनती थी क्योंकि स्टंप यहां रहता था और मेरी बॉल वहां कहीं जाती थी। तो मैंने हरदम ध्यान दिया बैटिंग में, और बैटिंग से ज्यादा फील्डिंग में, क्योंकि फील्डिंग से दौड़ना, दौड़ने से फिजिक बनना, मैं अपने फिजिक को उस फील्डिंग से जोड़ता था। आज भी आप क्रिकेट को वैसे ही फॉलो करते हैं जैसा आप नवाब पटौदी और सुनील गावस्कर जी के समय पे करते रहे हैं? नहीं, जब तक सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग खेलते रहे जी, तब तक तो मेरी दिलचस्पी थी। अभी बात हम कर रहे थे कैमरे के पीछे, हमारी बात निकली थी सिनेमा में नदिया के पार पे। आपने एक बार पहले भी एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया है, और उस जिक्र के करते समय आपके अंदर एक उत्सुकता सी थी। तो और कौन सी ऐसी सिनेमा और ऐसी सिनेमा से जुड़ी पिक्चरें रही जिन्होंने आपको ऐसा लगा कि देख के ऐसा लगा हो कि अच्छा ये भी हो सकता है दुनिया में? देखिए, सिर्फ फिल्म को देखना, शुरुआत से लेकर इंटरवल तक, इंटरवल के बाद एंड तक, बीच में कुछ समोसे या आलूगुंडा खाना या पॉपकॉर्न खाना, ये मेरी जिंदगी का मतलब नहीं रहा। मैं जिंदगी में फिल्मों को देख के इंस्पायर भी हुआ हूँ, मोटिवेट भी हुआ हूँ। और मैंने नदिया के पार अगर देखी है तो अभी आप लोग देखिए, नदिया के पार में बैठा हुआ हूँ, है ना। जो बचपन के मेरे सपना था या कॉलेज के टाइम पर जो सपना था, उसको पूरा करने के लिए मैंने जी जान लगाया है जी। तो सिर्फ नदिया के पार देखिए नहीं, नदिया ढूंढी भी कि नदी कहाँ है, वहां मैं बसना चाहता हूँ। और आज मैं नदी के किनारे रह रहा हूँ, और नदी किनारे नहीं रह रहा हूँ, ये खारून नदी है, खूटा घाट से चालू होती जहां आप हैं जी। और ये चले जा रही अरपा नदी मिलने के लिए। पूरी अरपा, खारून नदी के किनारे दाएं और बाएं आप ऐसा बगीचा नहीं देख पाएंगे, बड़े से बड़े आदमी का अरपा के किनारे भी, जैसा अरुण तिवारी तैयार कर रहा है। क्योंकि ये नदी सिर्फ देखने की चीज नहीं है, बचाने की चीज भी है जी। इसको समझना भी चाहिए। लोग गंगा मैया को मैया कहते हैं, नर्मदा मैया को नर्मदा माँ कहते हैं, मैं खारून को खारून दाई कहता हूँ। यानी ये हमारी दाई है, हजारों हजार एकड़ में फसल को पानी देती है, किसान लोग को फसल होता है तो लाखों लोग का पेट फलता है, ये वो खारून दाई है। और नदिया के पार पिक्चर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ नाव से पार नहीं किया, नाव जबकि यहाँ पर दो है मेरे पास, मैंने इस नदी को सजाने की कोशिश की है, क्योंकि अच्छा बेटा वही है जो अपनी माँ को श्रृंगार कराए, विधवा न बनाए। तो मेरी वही कोशिश है, हर पिक्चर से मैंने सीखा है। चाहे वो दारा सिंह की पिक्चर मैंने देखी है, दारा सिंह की पिक्चर से मैंने ये बॉडी बनाना सीखा जी। है।
और मेरे जीवन में हरदम ये रहा है कि नायक को पर्दे में नहीं, अपने आप में ढूंढो। आपके अंदर नायक के कुछ गुण हैं, उसको डेवलप करो। मेरे अंदर अगर बोलने का गुण है तो वो गुण मेरे पास नहीं आया, किसी गुरुजी के माध्यम से आया, मेरे पिताजी के माध्यम से आया, और उस गुण के कारण ही मैं अमिताभ बच्चन की कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, इलाहाबाद। वहां मेरा भाषण हुआ। इलाहाबाद के बाद बिहार में मेरा भाषण हुआ, इसीलिए मुझे टिकट मिली सिर्फ बोलने के कारण। लोग चापू से टिकट पाते हैं, लोग पैसा खर्चा करके सूटकेस से टिकट पाते हैं। मैं बोल के अपनी प्रतिभा के आधार पर टिकट पाया, कटिहार जाके। तो ये सब चीजें मेरे को जो आई है वो पैतृक भी है, मनोज कुमार से भी है और गुरुजनों से भी है। पर जो लोग पैसे से टिकट पाते हैं, आप उनके खिलाफ भी बोलते हैं। आपका एक बात छिड़ी तो यह है कि आपने एक ऑडियो टेप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बात की, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, बात अमर अग्रवाल से चालू होती है अभी के संदर्भ में। एक बार अमर अग्रवाल हमारे अज्ञे नगर में आए, ये बात मैंने कभी कहीं किसी इंटरव्यू में कही भी नहीं। जी। अमर अग्रवाल के लिए भी बात नहीं होगी अगर आप पहुंचाएंगे जी, तो। जी, जी, जी। और उस बगीचे में मैं बैठा हुआ था और बैठ के मैं इंटरव्यू दे रहा था, बोल रहा था। मैंने कॉलोनी कुछ बातें बोली तो अमर अग्रवाल ने अपने भाषण में कहा कि तिवारी जी पूर्व विधायक हैं और मैं कभी पूर्व विधायक नहीं बनूंगा। अच्छा। मैंने उस दिन ही सोच लिया था इसको एक दिन मैं पूर्व विधायक जरूर बनाऊंगा। और वक्त आया, मैंने सेठ तो गियो किया, वो पूर्व हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मेहनत मेरी और एक अनजान सा व्यक्ति आया, 2-4 महीने पैसे का खेल दिखाया, टिकट पा गया और मेरी मेहनत के चलते विधायक भी बन गया। 5 साल तक उस व्यक्ति ने, आप लोग सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए कह लीजिए, अपने कोर्स के हिसाब से, जर्नलिज्म के हिसाब से इतनी दूर तक आए हैं। इसको फील्ड साइकोलॉजी कहेंगे या फील्ड जर्नलिज्म कहेंगे। लेकिन वो बंदा 5 साल तक मेरे घर एक बार भी नहीं आया। यहां आया 2 बार आया। ये इंटरव्यू में चाहता हूं शैलेश पांडे भी देखे, 2 बार आया यहां। लेकिन तब आया जब चरण दास महंत यहां आए, विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष आ रहे हैं तो वो विधायक था तो वो भी आ गया, मेरे से मिलने नहीं आया। वो महंत जी को चेहरा दिखाने आया कि मैं भी हूं। जब मैंने देखा, मैंने इशारा भी कर दिया कि ये सिंहदेव जिनका नाम बहुत लोग जानते हैं और वो उसके गॉडफादर जैसे हैं जी, शैलेश पांडे के। मैंने उनको पहले ही बोला 4-6 महीने पहले कि बाबा शैलेश पांडे ने ऐसा ऐसा किया है और ये आज तक मुझसे मिलने नहीं आया है। तो मेरे सामने उन्होंने दूसरे फोन से शैलेश को फोन किया और बोला कि शैलेश, तिवारी जी कुछ की नाराजगी है तुमसे, तुम उनसे मिले नहीं हो। नहीं नहीं भैया, मैं मिलता रहता हूँ महाराज साहब, ऐसा वैसा। और उसके बाद भी नहीं आया। तो मैंने कहा ठीक है, अब इसको मैं फील्ड में ठीक करूंगा। एक बार सेठ तो गया हुआ था, अब मैं सेठ तो उसका फेवर तो करूंगा नहीं, पर मैं इसकी ऐसी तैसी करूंगा। माफ करिए जो शब्द है, मैं जानता हूँ संसदीय नहीं है, लेकिन जिस ढंग से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं भी खुल के बोल रहा हूं। तो मैं सोच लिया था कि मैं इसको हराऊंगा। और जो आपने एक बात छेड़ी टेप की, ऑडियो की, ये मेरा नहीं था, ये ईश्वर के द्वारा दिया गया मेरे को सपोर्ट था। मैंने तो तय किया था शैलजा को ठीक करना, क्योंकि उसने भी मेरे साथ बदतमीजी की थी। उसने कहा था कि तिवारी जी, एक आदमी न चुनाव जिता सकता है, न एक आदमी हरा सकता है। वो भूल गई, एक अकेला अर्जुन पूरी कौरव सेना पे भारी पड़ता था। और अर्जुन तो छोड़ो, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु भी पूरी कौरव सेना पे भारी पड़ता था। तो मैंने उसको दिखाने की कोशिश की कि एक अकेला अरुण तिवारी शैलेश पांडे पे और तेरे हाथ के पंजे भारी पड़ेगा, शैलजा तुझ पे भारी पड़ेगा। तो मुझे चुनाव लड़ना था, तैयारी दिमाग में आ गई थी, करूंगा। मैं इस चैनल में पहली बार जो बात कह रहा हूं, आप लोग भी सुने। पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में अकेला अरुण तिवारी ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी उद्योगपति से चंदा लेके चुनाव नहीं लड़ा।
बैंक में मेरा कोई अकाउंट में पैसा नहीं था जिससे मैं चुनाव लड़ूं। मैं किसी भी व्यक्ति से चंदा नहीं लिया। पूरी दुनिया में अकेला अरुण तिवारी ऐसा है जिसने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन लिया, वो पैसा स्टेट बैंक में जमा करवाया जहां मेरा खाता चुनाव का 5 लाख। फिर मेरे को 1.5-2 लाख रुपए विधानसभा से मिला मेरा टूरिज्म का, तो 6.5-7 लाख। 50,000 रुपए मेरे को हमारे कानून के एक सज्जन ने दिया, 50,000 रुपए कॉलोनी के दूसरे सज्जन ने दिया, उसमें 20,000 डोनेशन टाइप और 30,000 की उधारी। और एक हमारे सीपत का मित्र है, मैं नाम ले सकता हूँ, नजर अली वीरानी, उसने मेरे को 20,000 रुपए ला के दिया। ये कोई वो नहीं था, ये प्यार मोहब्बत की बातें थी। मैं कोई नेता ग्रुप में नहीं, और उसमें मैंने चुनाव लड़ा। और तो वो चुनाव मेरा मेरे स्वाभिमान का था, लेकिन भगवान को मदद करनी थी। रामचंद्र यादव का फोन आया, मैंने फोन नहीं किया था कि मैं उसको फंसाऊं, उसका फोन आया और कहा महाराज ये वो, मेरे घर रामचंद्र क्या चल रहा है, ये वो बात चालू हो गई। बात करते करते वो खुद ही बोलना चालू कर दिया, भाई गए महाराज ऐसा वैसा ये वो, बाकी तो रिकॉर्ड में है ही है। उसने बताया मेरे को कि शैलजा के बारे में ये, शैलेश पांडे के बारे में ये कमीशन खाया शैलेश पांडे ने, और कमीशन खाता है तभी ये कोई काम देता है किसी को। 50 लाख का काम देगा तो 25 लाख लेगा, 10 लाख लेगा, 20 लाख लेगा। उसने बताया कि शैलजा का 4 करोड़ का विजय केसरवानी, तो ये उसने बताया। मैंने उस समय तो यूजुअल बात किया। अब मैं क्या करूं कि मोबाइल में एक सिस्टम, मैं तो बहुत ज्यादा नहीं जानता, एक सिस्टम टेप का होता है, वो टेप हो गया। और कभी ऐसी बात चली तो मैंने सुना, अरे ये तो मेरे पास ब्रह्मास्त्र लग गया, चलो हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मेयर बोल रहे, कांग्रेस का मेयर। मैंने पत्रकार वार्ता में उस बात को रखा और ये भी कहा कि शैलेश पांडे मानहानि का दावा कर सकते हो तो करो, शैलजा मानहानि का दावा कर सकती हो तो करो। और शैलजा में से नाराज तो उसने मुझसे कहा था, तिवारी जी मैं हरियाणा की बेटी हूं। तो मैं वो बताना चाहता था कि मैं वो बोला भी था कि शैलजा जी अगर आप हरियाणा की बेटी है तो मैं भी छत्तीसगढ़ का बेटा हूं, आपको दिख जाएगा कि एक आदमी क्या कर सकता है। और मैंने 4 महीने के अंदर दिखा दिया। तो इस तरीके से वो टेप का जो बात आई, वो मेरी कोई नियत ऐसी नहीं थी, पर क्या करूंगा, एवरीथिंग इज राइट, लव एंड वार। और युद्ध में तो ऐसी चीजें होती हैं। अगर विभीषण राम को नहीं बताता कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है, अमृत कलश है, नाभि पे वार करो, तो रावण तो मर नहीं पाता। तो मुझको भगवान ने कहा राम शरण, राम शरण। यादव इन्हें कन्हैया भी आ गया, राम भी आ गया, उनकी शरण में था। उनने मुझे पॉइंट दे दिया, ले बेटा। तो मैंने बिलासपुर की गली में इतना सुनाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुंगेली की मीटिंग में कहा, भाई चर्चा है कि 4 करोड़ में टिकट बुक करें। तो अरुण तिवारी जो करता है, न जाने क्यों वायरल हो जाता है। लोग वायरल करते हैं, मैं वायरल हो जाता हूं। जैसे कि खुली जीप आप देखे हैं, कई बार देखे हैं। तो ये जीप को मैं कोई उस समय वीडियो, ये कैमरा आया भी नहीं था ऐसा वाला, मोबाइल वाला। ये 26-27 साल पहले की बात हो रही। और मैंने शोरूम से ये जीप को खुलवा दिया, शोरूम से। लोग सजवाते हैं, मैंने कहा घूंघट हटा दे, ये नकाब हटा दे, मैं खुली जीप में चलूंगा। और खुली बात करने की आदत बचपन से है। तो ये खुली जीप और ये सारी चीजें ईश्वर मुझे दे रहा है, मैं कर रहा हूं और वो मुझे चला रहा है। पर मैं कोई बायोलॉजिकल, वो जो कहते हैं नरेंद्र मोदी, वो नहीं हूं। मैं ईश्वरीय संतान तो हूं, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। अरे कौन बच्चा है ऐसा बोल दे कि मैं ईश्वर का बच्चा नहीं हूं। हम में सब में ईश्वर के अंश हैं, सब में, किसी भी जात में, किसी भी संप्रदाय में, अमीर हो या गरीब हो, भारत में हो या जर्मनी में हो या जापान में हो या पाकिस्तान में हो, सब में ईश्वर के अंश है। वो ईश्वर का अंश मेरा है। लेकिन कभी कभी किसी बच्चे के प्रति माँ का स्नेह कुछ ज्यादा रहता है। तो मैं आभारी हूँ महादेव का, भगवान का, मेरे प्रति उसका स्नेह है। उस स्नेह के चलते मुझे पॉइंट मिला और मैंने उसको इस्तेमाल किया। 2023 चुनाव की बात हो रही है, ये 2023 विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। तो 2023 विधानसभा चुनाव में आपने भी कांग्रेस से बेलतरा सीट से टिकट मांगा था? ना मैंने बेलतरा से सीट टिकट मांगा था, ना बिलासपुर टिकट मांगा था। मुझे टिकट चाहिए ही नहीं थी, क्योंकि दुनिया के नेता
छुट भैया से लेके अच्छे नेता भी, वो विधानसभा की टिकट मांगते हैं, वो लोकसभा की टिकट मांगते हैं, या चाहते हैं, मांगते नहीं चाहते हैं। मैं पर लोकसभा की टिकट मांगता हूं। मैंने हरदम वो जो विधानसभा का सदन होता है वहां बैठने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब मैं विधायक बना तब भी मैंने ये सोचा कि जब वहां जाऊंगा, वहां पर लोकसभा में, तो अपना चेहरा दिखा सकूं कि तूने मुझे जन्म दिया तो मैंने उस जन्म को सार्थक किया। गरीब के गरीबी में मैं काम आया, दोस्त की दोस्ती में मैं काम आया, भारत को जब जब जरूरत पड़ी मैं काम आया, किसी भी मुसीबत वाले व्यक्ति को मैं काम आया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बताया आंख के अंधे के बारे में, जी मैंने क्या बोला, उसको अरुण का नाम नहीं मालूम था। अगर वो मेरे पास आते तो मैं आर्थिक भी जो कर सकता था करता, और नहीं तो मेडिकल साइड में ले जाके उसकी मदद जरूर करता जरूर करता जरूर करता। जी। तो यही मेरी पहचान है। चुनाव की बात चल रही है, 2018 के चुनाव से पहले आपने एक कैंपेन चलाया सेठ तो गयो, जिसका भी हमने जिक्र किया। ये बड़ा यूनिक सा कैंपेन रहा, ऐसा इलेक्शन कैंपेन बिलासपुर या इसके इर्द गिर्द छत्तीसगढ़ में कह सकता हूं, मध्य भारत में ऐसा कैंपेन पहली बार किसी ने इलेक्शन कैंपेन किया हो भारत में। आपके दिमाग में ये थॉट कैसे आया कि ऐसे भी तो किया जा सकता है? बोलूंगा तो लोग कहते हैं जातिवादी सोच है। ब्राह्मण होना, ब्राह्मण होना, और ब्राह्मण की सोच और ब्राह्मण का विशेष आशीर्वाद जो भगवान दिया हुआ है, हम चुटैया क्यों रखते हैं? इसीलिए ना कि चोटी नहीं है, वो एंटीना है। वो भगवान जो भेजता है, जैसे अपन लोग टीवी में एंटीना लगाते हैं और फिर वो आता है, तो ये भगवान ने, ब्राह्मण ने चुटैया रखी उसका। तो मैं अलग ढंग से सोचता हूं। ये सामान्य व्यवहार की वोट दो या ये करो या ये करो, ये सब बकवास बात है। ऐसा कुछ करो कि अपने आप लोगों की नजरों में आ जाओ। जैसे कि लोग विधायक बनते साथ बोलेरो खरीदते हैं, स्कॉर्पियो खरीदते हैं, इनोवा होती है ना, इनोवा खरीदते हैं, तरह तरह की गाड़ी खरीदते हैं। ये गाड़ी तो मेरे पूर्व विधायक जीवन की है, ये विधायक जीवन की नहीं है। लेकिन विधायक जीवन में मैंने खुली जीप मैंने ली नहीं, मेरे दोस्तों ने, मेरी इच्छा जो थी, सुनते थे, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, भोपाल के दोस्त, उन्होंने 4,000 रुपए की पेट्रोल जीप मेरे को गिफ्ट करी। जब मैं विधायक बन के भोपाल पहुंचा, रेलवे स्टेशन में मेरे दोस्त राजेश तिवारी, निर्मल तात्या, ऐसे दोस्त आए और उन्होंने कहा, अरुण ये जीप तेरी, 4,000 रुपए वाली गाड़ी थी, पेट्रोल जीप, 4,000, भोपाल की, खटारा में खटारा, धक्का मारो गाड़ी स्टार्ट, धक्का वाली गाड़ी थी, ऐसा नहीं ऐसा नहीं मारो। तो अरुण तिवारी खुली जिंदगी जीने की का आदि था। मैंने बंद गाड़ी की कल्पना कभी नहीं की। आपको उदाहरण बता रहा हूं, अभी आप बाहर जाएंगे, एक गाड़ी खड़ी देखेंगे आप, खुली कार, वो मैंने बंद कार ली थी। 4 दिन मैं बंद कार में चला हूं, मुझे लगा शेर को बांध दिया गया क्या, मुझे कोई जानेगा नहीं क्या। तो मैंने कहा हटाओ, मेरे को 1 नंबर का पैसा मिला था एनटीपीसी सीपर से, मुआवजे का पैसा, कलेक्टर चेक दिए थे, पैसा था, तो मैंने पहले वही कार ली थी, पर नहीं जमा, पैसा था, उछल रहा था, पैसा आता है तो आदमी उछलता है। तो मैंने कहा यार वो बचपन का सपना पूरा करो ना। तो एक कार लिया, 3 दिन हुआ था, मैं महिंद्रा शोरूम में चला गया, मैंने कहा जीप, उन्होंने कहा भैया 3.5 लाख 4 लाख की थी कुछ, 20-21 साल पहले। मैंने कहा ठीक है, तो ले लिया, अब इसका पर्दा तो हटाओ ऊपर का। तो कैसा आप क्या कर रहे हो, अभी तो 50,000 की गाड़ी हो जाएगी। अरे मैंने कहा हो जाएगी, मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। मैंने इसमें मनोज कुमार को चलते देखा है, राजेंद्र कुमार को चलते देखा है। कौन है जो सपनों में आया, झुक गया आसमान पिक्चर में, वो खुली जीप में चलता है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो राजेश खन्ना खुली जीप में चलता है। तो ये खुली जीप में चलने का सपना मेरे बचपन का है, वो सपना पूरा होगा। और तेरे को नई और पुरानी गाड़ी दिख रही है, मैं दुनिया के लिए गाड़ी थोड़ी ले रहा हूँ, अपने लिए ले रहा हूँ। मुझे को क्या लगता है वो समझ में आना चाहिए। दुनिया को क्या लगता है, दुनिया तो वो है जिसने राम को भी वनवास भिजवा दिया था, दुनिया तो वो है जिसे सीता को भी जंगल भिजवा दिया था, चरित्र पे दोष लगा के। इस दुनिया पे जो आएगा या तो राम बन जाएगा या वो सीता बन जाएगा, दुख की दुनिया में पहुंचा देगी ये दुनिया। इसीलिए अपनी सोचो, अपने बारे में सोचो। अगर आपको लगता है, आपकी आत्मा को लगता है आप सही हो तो करो। मुझे खुली जीप अच्छा लगता है, खुली जीप में घूमता हूँ, खुले विचार अच्छे लगते हैं, खुली बातें बोलता हूँ।
आगे। अभी मैं आपके निवास में घूम रहा था, आपने भ्रमण करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके निवास में, सही शब्दों में कहा जाए तो मेरे ध्यान एक पोस्टर में पड़ा। उस पोस्टर में लिखा था आत्ममुग्ध बायोग्राफी ऑफ चिंगारी, और जिसमें एक तरफ फोटो लगी हुई थी तिवारी जी की, और दूसरी तरफ जिसके नीचे लिखा था व्यक्ति, और दूसरी तरफ एक फोटो लगी हुई थी शेर की जिसके नीचे लिखा हुआ था व्यक्तित्व। इसकी क्या कहानी रही, बताइए तिवारी जी। सबसे पहले तो जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो और जी। जो आपके टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, मैं उनको बधाई दूंगा कि उनको एक अच्छा शिष्य मिला है जो कीन ऑब्जर्वेशन करता है। अच्छा जर्नलिस्ट वही बनता है जो गहरी नजर से देखे, बात को पकड़े, समझे और उसके हिसाब से एक खाका तैयार करे कि क्या पूछना है। तो आपने जब उस चीज को पकड़ लिया, वो तो ऐसे रखा हुआ था, मैंने कोई दिखाने के लिए रखा नहीं, कोई ये स्टेज का वो तो नहीं था। जी। आत्ममुग्ध स्कूल खप्परगंज, स्कूल बिलासपुर, क्लास मॉनिटर, भोपाल क्लास मॉनिटर, कॉलेज स्कूल प्रेसिडेंट, रविंद्र कॉलेज भोपाल प्रेसिडेंट, जबलपुर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, फिर यूनिवर्सिटी यूनियन, और पूरे बिलासपुर में कोई नहीं जानता होगा यूनिवर्सिटी कोर्ट मेंबर अरुण तिवारी, यूनिवर्सिटी कोर्ट मेंबर, जस्ट लाइक वाइस चांसलर के इक्वल, इलेक्टेड। आत्ममुग्ध ना हो। एक लोग अमिताभ बच्चन पिक्चर देखने जाते हैं, मैं चुनाव प्रचार में गया और जीरो रोड चौराहा इलाहाबाद में मेरा भाषण हुआ, मैं आत्ममुग्ध ना हूं। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मिस्टर तारिक अनवर, जो पूरे भारत के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, उनके आगे पीछे लोग घूमते थे, मैं उनसे दूर दूर चल के प्रचार किया मेरे भाषण से, और वो मेरे को, मैं अपने खानदान का पहला व्यक्ति हूं, अपने खानदान का, जो पटना से दिल्ली तक प्लेन मेरे पैसे से नहीं, दुनिया के लोग पैसा खर्चा करते हैं, दिल्ली जाकर हवाई जहाज में खर्चा करके जाते हैं। मेरे लिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरी टिकट कराई और मेरे को दिल्ली ले गए। मैं आत्ममुग्ध ना हूं, और मैं कभी उनके सामने भाषण नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने पब्लिक ओपिनियन और वर्कर्स ओपिनियन सुन सुन के मुझको टिकट दे दी। मैं आत्ममुग्ध ना हूं, और टिकट तो उन्होंने दिल्ली से दी, और सीपत की जनता ने मुझे विधायक बना दिया, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र का विधायक। आप लोग की उम्र कितनी है? मेरी उम्र 22 साल है। आप लोग की होगी 20-22-25 साल। मैं 27 साल की उम्र में सबसे कम उम्र का विधायक बन गया पूरे मध्य प्रदेश का, 320 विधानसभा, ये तो 90 विधानसभा वाला है छत्तीसगढ़। मैं आत्ममुग्ध ना हूं। चुनाव लड़ रहा हूं, राजीव गांधी मुझसे पूछ रहे हैं तिवारी जी कैसा चल रहा है, ऐसा लगे जैसे जन्म जन्म का रिश्ता हो। 19 प्रत्याशी खड़े थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी भी थे, बिलासपुर के बी आर यादव भी थे, बंसीलाल रहतेरी भी थे, चित्रकांत जायसवाल भी थे, और उनने पूछा किससे? अरुण तिवारी से। वो अरुण जी कहाँ है, अरुण तिवारी जी कहाँ है? और मैं कहीं और था। वो मेरे को आशीष सिंह दौड़ते हुए आया, अरे भैया 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 जल्दी चलिए, आपको राजीव गांधी पूछ रहे हैं। मैं दौड़ते हुए गया, राजीव गांधी एम्बेसडर कार में खड़े बैठे, तो रख के हाथ उसके दरवाजे में। हाँ अरुण जी कैसा क्या चल रहा है? मैंने कहा मैं हार रहा हूँ। फिर ऐसा पूरी बात बताया। इतनी परवाह अर्जुन, देखिए जरा, इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, मैं आत्ममुग्ध ना हूं। राहुल गांधी मेरे 24 मिनट का भाषण सुने रायपुर में, मैं आत्ममुग्ध ना हूं। अरे मैं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री से 5 साल तक टकराया जब वो मुख्यमंत्री, और मैं पूर्व विधायक, और फेसबुक में ही और लिखता था भूपेश बघेल ठेंगे से। वो किसी से पूछ सकते हो आप, भूपेश बघेल, अभी आपने कार्ड निकाल को दिख जाएगा, भूपेश बघेल ठेंगे से। किसकी हिम्मत है किसी पूर्व विधायक की जो मुख्यमंत्री से कहे भूपेश बघेल ठेंगे से, और जो तू बिगाड़ सकता बिगाड़े, तू मुख्यमंत्री है, और अरुण तिवारी तो अपना जो कर रहा है कर ही रहा है, तो बिगाड़ सकता। तो ये आत्ममुग्ध मैं ना हूं तो कौन होगा? ये अमिताभ बच्चन सलमान खान सिर्फ एक्टिंग करते हैं, मैं हकीकत का सलमान खान हूं, मैं हकीकत का अमिताभ बच्चन हूं। मैं आत्ममुग्ध ना हूं, इसीलिए मैंने वो किताब बनाई आत्ममुग्ध, क्योंकि मेरे बारे में आपने शुरुआत की कि बहुत कम लोग कुछ जानते हैं। अरे अरुण के बारे में क्या जानते? कोई कुछ नहीं जानता। अरुण तो खुद अपने बारे में नहीं जानता, कल मैं क्या करूंगा, आज मैं क्या करूंगा। आप पूर्व विधायक रहे, आप पूर्व विधायक 1985 से 90 के कार्यकाल में रहे। उस कार्यकाल में
5 मुख्यमंत्री बदले, सूबे के 5 मुख्यमंत्री बदले, जिसमें अर्जुन सिंह जी रहे। अर्जुन सिंह जी ने 1 दिन का उनका कार्यकाल रहा, सबसे पहला कार्यकाल। अरे वाह। तो उसके बीच की आप जो राजनीति के सबसे करीबी रहे, आपने भी बताया, तो उसकी क्या कहानी रही होगी? पहले तो बहुत अच्छा अध्ययन करके आए हैं, बहुत स्टडी किए हैं, और ऐसी तारीफ मैंने देवेश तिवारी की भी की थी, और वो भी एक चैनल चलाते हैं जी। और देख रहा हूं कि आप 4 कदम और आगे बढ़ के कोशिश कर रहे हो। इतना स्टडी करना किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए अच्छी बात है। तो जहां तक बात प्रथम मुख्यमंत्री की है, प्रथम मुख्यमंत्री देखा जाए तो 1 दिन के लिए अर्जुन सिंह जी बने, और उस बीच में मैं चुनाव जीतने के बाद दिल्ली गया था, बिलासपुर से डे का विमान करके आता था, बिलासपुर से चलता था, 2-4 महीने चला है बस। तो मैं तारिक अनवर साहब के पास गया कि मैं विधायक बन गया हूँ, अब बताइए आगे क्या है। क्या जो मन में आए वो करो, कोई ये नहीं कि अब ये करना है या ये करना है, इसका साथ देना, जो मन में आए। और अर्जुन सिंह जी 1 दिन के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद बोरा जी मुख्यमंत्री बन गए, अगले दिन ही, एक रात के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी रहे। दिल्ली गए और लौट के आए तो अगले दिन ही तो बोरा जी मुख्यमंत्री। पर वो 1 दिन में ही अर्जुन सिंह जी से मैंने अपने आप को कनेक्ट कर लिया था, और मैं एक नाव पे जब चढ़ जाता हूं तो दूसरी नाव पे पैर नहीं रखता। बोरा जी ने बहुत मेरे को प्यार दिया, मैं उनका आभारी भी रहूंगा। सीपत में कॉलेज, सीपत में अस्पताल, सीपत में थाना, सीपत में तहसीलदार कार्यालय खुलवाया मैंने, पर इसके पीछे तो मुख्यमंत्री ही थे ना जी। गांव गांव में बिजली, सड़क, स्कूल, जितना काम अरुण तिवारी ने किया है, मैं चैलेंज देता हूं हर विधायक को, खासकर जो सीपत और बेलतर से विधायक रहे हैं, खड़े होकर अगर मेरे सामने पूरे गांव के नाम गिना दे और गांव के नाम के साथ साथ काम गिना दे, मैं मान जाऊंगा। अंधेरे गांव में मैंने बिजली लाई, अब अगर आप ट्यूबलाइट लगवा दे रहे हो तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो। ट्रांसफार्मर तो अरुण तो ही लगवाया है ना, बिजली के खंभे तो अरुण तो ही लगवाया ना, बिजली के तार अरुण तो ही लगवाया ना। जब सब कुछ हो गया तो आप ट्यूबलाइट लगाने आ गए, ताली बजाओ, ताली बजाओ, बल्ब जाना, ताली बजाओ। काम करके मैंने दिखा दिया। तो बोरा जी का जो बोरा वो रहे। उसके बाद फिर लौट के अर्जुन सिंह जी आ गए, फिर वो 1.5 साल चले। उसके बाद एक कोर्ट केस में टिप्पणी हुई, फिर उनका इस्तीफा हुआ, फिर बोरा जी आ गए जी। और बोरा जी के बाद मेरे बड़े भैया जैसे श्याम भैया, श्यामाचरण शुक्ल, क्योंकि उनके खिलाफ मैं बोल चुका था, उस समय वो कांग्रेस में थे नहीं, और मैं वाचाल हूं, बोलता बहुत हूं, दिल में कुछ रखता नहीं, जो मन में आए जबान पे आई जाता है। छुपा के रखने वाला, तिजोरी में पैसा रखने वाला अरुण तिवारी नहीं है। पूरे भारत की किसी तिजोरी में, किसी बैंक में मेरे पास अभी 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए नहीं है जी। मैं वो व्यक्ति हूं। पर ये देखिए आप, लाखों रुपया के पेड़, लाखों रुपया का लेबर पेमेंट, ये देखो आप, ये सामने रहे जी। आपने पेड़ लगा तो कई लोग को देखा होगा, पेड़ बचाते कितने लोग को देखा है। ये पेड़ बचाने का तरीका है, और एक चबूतरा नहीं, मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, पूरे भारत में कोई एक ऐसा व्यक्ति लाइए, एक व्यक्ति, मैं जानता हूं पेड़ लगाने वाले तो कई मिल जाएंगे, 10,000 पेड़ लगाए, 20,000 लगाए, 50,000 लगाए, होगा, दीवानगी कई लोग में है। पेड़ को अपना बच्चा समझ के पालने का आदत, तो मैंने, आप ये सब लाइन से देखो, आप लाइन से चबूतरे बने हुए हैं, कि आप तो अचानक आए हो ना जी। आप सभी लोग अचानक आए हैं। ये चबूतरा तो कुछ 6 महीने पहले, कोई साल भर पहले, कोई 4 साल पहले, कोई 10 साल पहले बना हुआ है। तो हर पेड़ में मैंने चबूतरा बनाया है, बिलासपुर में नहीं, आप सीपत जाइए, यहीं का नहीं, तो मैं चबूतरा ही बनवाता हूँ, मिट्टी भी डलवाता हूँ, उसको बचाता हूँ। तो इस तरीके से मैं, इसका नाम मैंने क्या रखा है, वानप्रस्थ, इसलिए तो रखा है जी। मैंने। वन में गया नहीं हूं, मैंने वन बना दिया है। यही अंतर है मेरे में दूसरों में। लोग बाप की कमाई खाते हैं, मैं अपनी मेहनत की कमाई खा रहा हूं, लगा रहा हूं। जब बंदर इसमें नाचते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी बात कह रहा हूं, दुनिया में ऐसे, मैं जब बातें बोलता हूं तो न जाने क्यों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने लग जाता है। जी। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर बन जाता हूं मैं। आपने कभी कौवा को
फवारा चल रहा है पानी का, ऐसा करके मुंह लगा के पानी पीते देखा है? नहीं देखा। आपने यहाँ वहां पीते देखा होगा। इसी जगह पे मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार कौआ है और पानी ऐसा मुंह लगा रहा, पानी चल रहा है, वो पानी पी रहा है। ये है मेरे पुण्य। इसीलिए तो मैं आज इतना वजन वाला होके भी चलता फिरता भी हूँ। 68 एज हो रही है लेकिन युवा हूँ, क्योंकि मैं जवान उसको कहता हूँ जो अड़े वहीं पर अड़ जाए। मैं जवान उसको कहता हूँ जो अड़े वहीं पर अड़ जाए, हिम्मत का धनी, दिल का मर्द, बात पे अपनी मर जाए। तो बात पे मरने वाला अरुण तिवारी है। कविताओं और शेरों शायरियों का बहुत आपको शौक है, शौक रहा है, ऐसा लगता है आपकी नहीं, ये बातों से। शौक नहीं है, ये भगवान के द्वारा दिया गया कुदरती आशीर्वाद है। ये बचपन से आया। एक वर्मा गुरुजी थे खप्परगढ़ स्कूल में, वो मुझे कविता पाठ के लिए सेलेक्ट किए थे। मैं अपने स्कूल में पहले अपनी क्लास में फर्स्ट आया, क्लास में जी। जब आके उन्हें कविता सुनाओ करके, कविता वही लाए थे, उन्हीं की कविता थी। अजब जमाना आयो भैया, अजब जमाना आयो है, अजब जमाना आयो भैया, अजब जमाना आयो है, सेव नाशपाती के पाछू आलू गुंडा धायो है, कलुआ के ललुआला देखा, पढ़े मदरसा जात है, धोती कुर्ता छोड़ फुल पैंट और माथ है, अजब जमाना आयो भैया, अजब जमाना आयो है। ये 60 साल पहले की कविता है। मैं 68 का हूँ। ये जब मैं 8 साल का 9 साल का था तब ये कविता मैंने खप्परगंज स्कूल में सुनाई थी। उसके बाद ओनियर गार्ड, वो सॉरी, वो क्या नाम है, नहीं नहीं नहीं, मौजूदा बिलासपुर में जो स्कूल है, शेष नागोराव शेष। नागोराव शेष, उस स्कूल मैंने सुनाई। वहां मैं जिले में बिलासपुर नगर में फर्स्ट आया। जी। फिर मैं ये तिलक नगर स्कूल में सुनाया, मैंने पूरे संभाग में फर्स्ट आया। तो ये कविता गुरुजी के आशीर्वाद से चालू किया। फिर वो फिर कहूंगा मनोज कुमार जी से प्रभावित हुई, बढ़ी। और मेरे पिताजी कवि थे, वो डीएनए मेरे में आया। और कविता में बनाता नहीं, कविता बन जाती है। आप कोई एक शब्द बोलोगे मैं कविता बना लूंगा। ये ईश्वर ने दिया है, ये मेरे अंदर का नहीं है, ईश्वर का द्वारा दिया गया। और पिताजी का जो डीएनए उसके कारण बन जाती है। जैसे कि अगर आप कहें तो एक कविता सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी पहलगाम गया था। पहलगाम कहां? कल सदन में चर्चा हो रही थी, जी ऑपरेशन सिंदूर। जी। मैं पहलगाम गया था। पूरे भारत में, पूरे भारत में एक अकेला अरुण तिवारी, मैं कांग्रेसी भी नहीं कह रहा, भाजपा भी नहीं कह रहा, ना कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल का व्यक्ति गया, ना भारत को कोई विधायक गया। हाँ, 2 लोग गए, मैं वहां था। जी। शेख अब्दुल्ला गए, जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री रहे, उमर अब्दुल्ला गए जो मुख्यमंत्री हैं। जी। ये 2 लोग गए थे। मैं गया था एक सामान्य व्यक्ति। क्यों गया था? आपने देखा पूरे भारत में जब वो हुआ पहलगाम, मोमबत्ती चल पड़ी। गांधी चौक में मोमबत्ती, नेहरू चौक में मोमबत्ती, जहां मोमबत्ती, ये महा मोमबत्ती, मोमबत्ती। फोटो खींचो, वीडियो डालो, रील बनाओ, अखबार में छपवाओ। सबने मोमबत्ती जला के अपना चेहरा तो चमकाना समझा, लेकिन उस घर में जो गरीब का घर था, उसके यहाँ रोटी कैसे बनेगी, चूल्हा जलाने के लिए ईंधन भी लगेगा, अनाज भी लगेगा, वो तो मर गया। सैयद आदिल हुसैन शाह। जी। मैं गया था और मैंने अपने पेंशन का पैसा उसको दिया, और उस परिवार ने मेरे को जितना अपना समझा। और आज मैं आपको इंटरव्यू के लिए नहीं कह रहा हूं, आज भी मैंने सोचा है कि अगले 22 अप्रैल को जब 1 साल पूरा होगा, मैं फिर वहां जाऊंगा, पहलगाम की वादियां देखने के लिए नहीं, उस घर के लिए कि अरुण तिवारी आज भी तुम्हारा था। नेतागिरी एक अलग चीज होती है, जज्बात एक अलग चीज होती है, राजनीति अलग चीज होती है, इंसानियत अलग होती है। मैं इंसानियत को मानता हूँ, तो मैं जाऊंगा। और इसीलिए ये जो कविता अगर बनती है, इसीलिए बनती है। तो जो मैंने भी कहा, लाशों के शहर, जब गुजरात में हुआ था गोधरा, उस समय की कविता बता रहा हूं मैं अपनी। लाशों के शहर को देखो जरा, और देखो जलते मकानों को। लाशों के शहर को देखो जरा, और देखो जलते मकानों को। तुम मौत के साए में देखो सहमे सहमे इंसानों को। लाशों के शहर को देखो जरा, देखो जलते मकानों को। मौत के साए में देखो तुम सहमे सहमे इंसानों को। बच्चे क्यों हंसना भूल गए, मां बहनें क्यों रोती रहती हैं। बच्चे क्यों हंसना भूल गए, मां बहनें क्यों रोती रहती हैं।
अरे गद्दार वतन को पहचानो, ये भारत माता कहती हैं। जो लोग मुखौटे लगा के घूम रहे देशभक्ति का, देशभक्ति का, देशभक्ति का, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पहलगाम तो बाद में हुआ, पुलवामा में मेरे 40 भारत के सिपाही को मारने का जिम्मेदार कौन है? वो आरडीएस आया कहां से? उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हो पाई? कब होगी? कैसे होगी? मालूम ही नहीं पड़ रहा है। सैकड़ों किलो आरडीएस आया, जी कहां से आ गया? बॉर्डर पार करके आया, पाकिस्तान से आया। तो बॉर्डर में कौन खड़ा है? अरुण देव तो नहीं खड़ा, आप तो नहीं खड़े, आप तो नहीं खड़े, कौन खड़ा है? केंद्र की सरकार खड़ी है, जी केंद्र की सरकार। तो जिम्मेदार कौन है? केंद्र की सरकार। किसकी है मैं नहीं जानता, मुझे मतलब नहीं है। एक पुलवामा हो गया, पहलगाम जहां मैं गया, मारे गए। कल शर्म का दिन था मेरे लिए शर्म का दिन था कि कल सदन में जहां चुने हुए प्रतिनिधि थे, जब प्रियंका गांधी बात कर रही थी, उन्होंने नाम गिनाना चालू किया, शुभम द्विवेदी, उधर से आवाज आई हिंदू, उन्होंने कहा नहीं भारतीय। जब नाम वो बोले तो 4 आवाज आती थी हिंदू, फिर इन लोगों ने चालू किया भारतीय भारतीय भारतीय। सच्चाई यही है, मरने वाले भारतीय थे पर देखने वाले हिंदू थे, क्योंकि उनको हिंदुओं का वोट चाहिए। सैयद आदिल हुसैन शाह का नाम लेने वाला कोई नहीं, शहीद तो वो हुआ है। मैं तो प्रियंका गांधी जी से संशोधित चाहता हूं कि संशोधन करना चाहिए, उन्होंने सबको शहीद बोल दिया, सब शहीद नहीं हुए। बाकी लोग टूरिज्म के लिए गए थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, आ गए लोगों ने और उनको गोली से मार दी। इसमें शहीद होना नहीं, ये मर्डर है। एक आदमी शहीद हुआ है, सैयद आदिल हुसैन शाह, क्योंकि जैसा बताया गया उस समय कि हिंदू करके देखा जा रहा है, ये किया जा रहा है, और उस मुसलमान को नहीं मार रहे थे, फिर वो कैसे मरा? उसी समय कई हिंदू टूरिस्ट ने बताया कि वो सैयद आदिल हुसैन शाह सामने आया, झपट पड़ा और इनको बचाने के लिए मरा। तो जो बचाने के लिए मरे, जो बचाने के लिए मरे वो शहीद है। और वहां वो मरने नहीं गया था, वो तो सिर्फ घोड़ा में उनको घुमाने गया था। तो अपनी अपनी चीजें हैं, अपना अपना विचार है, मेरा यही विचार है। ये तो आपके विचार और आपकी विचारधारा रही, जो आपने अपनी पीड़ा, जो आपने पहलगाम गए, आप वहां पहुंचे, ये आपने बताया। अब बात करते हैं 2002 से लेके 2003 के अजीत जोगी जी की पहली कांग्रेस सरकार जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद बनी, उस पे आपके क्या विचार रहे? मैं बीजेपी में था। अच्छा, जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने मैं बीजेपी में था और मैं जोगी से मिलने जाता था और बोल के जाता था। संगठन मंत्री जैसे नरेंद्र मोदी भी संगठन मंत्री थे, वैसे राम प्रताप सिंह जी बड़े शाकाहारी, बड़े सज्जन, भोले व्यक्ति, स्वयं सेवक आरएसएस के, मैं उनको बड़ा मान देता था, मान देता हूं। तो उनको बोल के जाता था आज अरुण तेरी कांग्रेस में जा रहा है, तो हंस देते थे, जाओ 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 जाओ, हम जान गए तुम नहीं जाओगे। तो 4 बार अजीत जोगी आए, मैं 4 बार गया मिलने के लिए। तो जोगी जी जीनियस। राजनीति में कई लोग हैं जो भाग्यवान हैं, जो धनवान हैं, लेकिन अजीत जोगी वो व्यक्ति है जो मेहनती भी था, ईश्वर ने उनको दिमाग भी दिया था, सोच भी दी थी और मेहनत करने के लिए ताकत भी दी थी। पहला व्यक्ति है जिसने पदयात्रा करके पूरे छत्तीसगढ़ में घूमे, हर गांव गांव। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अलग होता है। नाम भी जोगी है और नाम भी अजीत है, मैं उनका आज भी मान करता हूँ। लोग मरने के बाद भूल जाते हैं, मैं किसी को भूलता नहीं, और लोग पद पाने के बाद भूल, मैं हाँ जब उनसे असहमत था मैं उनकी खिलाफत भी किया। पर आपने मुख्यमंत्री के रूप में पूछा है तो जोगी डबरी, किसी ने सोचा कि गांव में पानी की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ आदमी को नहीं पड़ती, आदमी तो हैंडपंप से पानी पी लेगा, गाय भैंस कहां से पानी पिएगी जी? तो उन्होंने कहा जोगी डबरी बनाओ, उसको पानी की व्यवस्था बनाओ। ऐसी अच्छी सोच भी उनके पास थी, तो मैं उनसे प्रभावित रहा हूं, इसमें दो मत नहीं। फिर एक कांड होता है छत्तीसगढ़ में, झीरम घाटी। झीरम घाटी में कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को आतंकवादियों द्वारा, आतंकवादी ना कहा जाए, नक्सलवादियों द्वारा
घेर कर उनकी हत्या की जाती है, उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी, या आप उस समय आपकी मानसिकता क्या रही होगी? मैं जिलाध्यक्ष था। जी। मैं कांग्रेस पार्टी का बिलासपुर का जिलाध्यक्ष था। जी। जब ये खबर आई, हम लोग सब इकट्ठा हुए, नेहरू चौक में आ गए, रात भर बैठे, खबरें आ रही थी, खबरें आ रही थी, खबरें आ रही थी, और मेरी स्थिति बड़ी अजीब सी थी, क्योंकि नंद कुमार पटेल, जी। मैं उनके प्रति ईर्ष्या भाव रखता था, ईर्ष्या भाव। क्यों? मैं जब विधायक था 85 से 90, उस समय वो व्यक्ति सरपंच थे नंदेली के। तो एज ए सरपंच और एज ए विधायक हमारी जो भेंट मुलाकात होती, समझ लीजिए कैसी होती जी। होगी। वो सरपंच से मैं विधायक, मैं ब्राह्मण, वो आते थे, मेरे पैर पड़ते थे, पढ़ता था, बोलना चाहिए मेरे को, जी। बोलता भी था। अभी इंटरव्यू है इसलिए थे कह रहा हूं। तो मेरे उनके प्रति कोई बहुत अच्छा भाव नहीं था, पर वक्त ने उनको आगे बढ़ाया, और मिलवाने वाला मैं ही था। वो सरपंच थे तो मैं उनको मिलवाता था अर्जुन सिंह जी से, बिलासपुर से भोपाल जाते थे रायगढ़ से, और मैं मिलवाता था अर्जुन सिंह से और राहुल सिंह से, और इससे ज्यादा मिले कि टिकट ही पा गए और फिर चुनाव भी जीत गए। उसमें मेरा योगदान था मिलवाने का। लेकिन एक अच्छे प्रदेश अध्यक्ष थे जिसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत सबका संतुलन बनाना, फिर आगे करना, फिर संतुलन बनाना, और अच्छा उनने जीतना तो हमको उसी समय चाहिए था। जी। लेकिन कांग्रेस में अच्छे लोग की कमी है और बुरे लोग बहुत ज्यादा हैं। ये लोग पकी हुई फसल खाने वाले लोग हैं। राहुल गांधी, तुम मेहनत करो, तुम पैदल चलो, वोट हमको मिलेगा। तुम गरीबों की झोपड़ी में बैठो, हम सीएम हाउस में रहेंगे। तुम्हारे पांव में छाले पड़ेंगे, हम कार में घूमेंगे। ये बात मैं यही नहीं कह रहा हूं, ये बात मैंने राहुल गांधी के सामने कही थी, और ये तमाम नेता बैठे थे वहां पर। जी। चंद्रनाथ महंत जी भी थे, नंद कुमार पटेल भी थे, नवीन चौबे भी थे, अजीत जोगी भी थे, अरविंद नेताम भी थे, विद्या भैया भी, सब लोग बैठे थे वहां पर। मैंने उनके सामने कहा था, मेहनत आप करते हैं, मिठाई खाने के लिए तैयार बैठे हुए स्टेज में। जी। इनमें से पूछे किसने गरीबों के घर में रात गुजारी है, कौन पैदल चल के ढंग से किया है। तो ये सारी चीजें देखा तो बड़ा अजीब लगता है। राजनीति से इसलिए कभी कभी नफरत भी हो जाती है। और आप देख रहे हो ये क्या है। मैं इसी तरीके से रहता था, रहता हूं, रहता रहूंगा। कल भी आपने मुझे इसी में जी। देखा था। आज जरा पानी में भीग गया था तो इसको डलवा दिया था, आज अभी पहना, अब ये सूख गई, वो शर्ट भीग गई। तो कुल मिला के मैं जैसा था मैं वैसा ही हूं, और मरते दम तक मैं वैसा ही रहूंगा। ये तो बात रही। अब आगे आते हैं 2025 पहलगाम हमलों की। हमने बहुत सारी बातें की पहलगाम हमलों के रिपरकशंस में। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने सार्वजनिक तौर पर अपने सोशल मीडिया हैंडल से टिप्पणियां की। टिप्पणियां ऑपरेशन सिंदूर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे की। उसके बाद आपके ऊपर कार्यवाही की गई। आपको कुछ दिनों के थाने जेल हुई, 6 दिन 6 रात। जी। उस प्रसंग पे आप क्या कहना चाहेंगे? उस प्रसंग के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, या कैसा रहा? देखिए, सीधी सी बात है, मैं बहुत इमोशनल व्यक्ति हूं, बहुत ज्यादा इमोशनल। मोहब्बत तो कई लोगों ने की होगी। लैला मजनू मजनू का नाम क्यों आया सामने? नाम तो उसका कैस था। जी। कैस का नाम मजनू क्यों पड़ा? मजनू यानी पागल, दीवाना। वो मोहब्बत में दीवाना हो गया था। मैं अपने देश के लिए दीवाना हूं। जी। मैं बहुत इमोशनल व्यक्ति हूं। मैं माँ को सिर्फ इसलिए माँ नहीं कहता कि उसने मुझे पैदा किया, मैं इसलिए माँ कहता हूं कि उसने मुझे इस धरती पे लाकर जीने का मौका दिया। पैदा करना अलग है, और दूध पिलाना, और जैसे मैंने आपको 10 मिनट पहले ही कहा है जी। कि वो मुझको पिक्चर ले जाती थी, तभी तो मैं मनोज कुमार की पिक्चर देखा हूँ, दारा सिंह की पिक्चर देखा हूँ, धर्मेंद्र की पिक्चर देखा हूँ। लड़ाई झगड़ा, देशभक्ति, अच्छा व्यक्ति बनना, ये सब मैंने वही तो सीखा है। तो फीलिंग का खेल है सारा। मेरी भावनाएं बहुत थी, और जब ये बात हुई जो आप बोल रहे हैं, अब जानना चाह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी से एज ए भाजपा मेरा मतभेद
था, है, रहेगा। तो मतभेद तो मेरा आडवाणी जी से भी था, अटल बिहारी वाजपेयी जी से तो मैं बोल चुका हूं। अटल बिहारी वाजपेयी के तो मैंने पैर पड़े, सुंदरलाल पटवा जी का मैं पैर पड़ता था, कैलाश जोशी जी का मैं पैर पड़ता था। जी तो मेरा भाजपा के प्रति वो नहीं है, वो राजनीतिक बातें हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब ये पुलवामा हुआ तो मैं अत्यधिक दुखी हो गया, अत्यधिक दुखी हो गया, अत्यधिक दुखी हो गया। वो 40 लाशें मुझसे पूछ रही थी कि अरुण तिवारी, तेरे देश के लिए हमने अपनी जान दी है, तेरे देश के लिए हमने अपनी जान दी है, तू हमारे लिए क्या दे सकता है? तो मैं अपना विचार तो दे सकता हूं, अपनी भावना तो दे सकता हूं, मैं गाली तो बक सकता हूं ना। तो मैंने उस दिन से मोदी जी के खिलाफ लिखना बोलना चालू किया, मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ नहीं। और जब पहलगाम हुआ तब तो मैं पागलपन की सीमा तक आ गया, क्योंकि ये चीजें बोलना कि पैंट उतार रहे थे, हिंदू देख रहे थे, पैंट उतार रहे थे, हिंदू देख रहे थे, पैंट उतार रहे थे, हिंदू देख रहे थे, मैं समझ गया कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पूरे भारत को हिंदू मुसलमान में एकदम से बांट दो। वही बात कल सदन में हो रही थी, हर टूरिस्ट के साथ जो मरा बीजेपी वाले हिंदू हिंदू कर रहे थे, उनको वहां भी हिंदू नजर आ रहा है, सिर्फ भारत नजर नहीं आ रहा है, भारतीयता नजर नहीं आ रही। अरे जिनकी हिम्मत पड़ी मेरे भारत में आकर मेरे भारतवासियों को गोलियों से मारने की, पहले उनकी बात करो, ये हिंदू मुसलमान देखना क्या मतलब है? तो इन सब से मेरे अंदर नफरत का भाव आया, बहुत गुस्से में। और इस सब के पीछे दिमाग वही काम कर रहा है। अटल जी जैसा अच्छा इंसान आज भारत को जरूरत है। नितिन गडकरी बने ना, कल प्रधानमंत्री बने, मेरा वोट, मैं टीवी के सामने बोल रहा हूं, आपके चैनल के सामने, मैं विचारधारा कांग्रेसी है, लेकिन मैं भारत की तरक्की चाहता हूं। नितिन गडकरी अगर कल कैंडिडेट बनते हैं, मैं पंजा को वोट नहीं दूंगा, मैं नितिन गडकरी के चलते कमल छाप को वोट दूंगा। मुझे नितिन गडकरी जैसा नेता चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा विध्वंसक विचारधारा, मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर देश को बांटने वाला आदमी नहीं चाहिए। नेहरू नेहरू कल भी वो सदन में, लोकसभा में 40-50 बार नेहरू का नाम लिया होगा। अरे जो हो गया सो हो गया, अच्छा किया बुरा किया, अरे तुम कब तक अपने पूर्वजों के घर के बारे में बुराई करते रहोगे? एक खिड़की तो तुम बनाओ, पूर्वजों ने तो मकान बना के दिया ना, अब तुम खिड़की की साइज, घर का कलर, दरवाजे की डिजाइन, बाथरूम, इस पे चर्चा कर रहे हो? अरे बाथरूम बहुत खराब लग रहा है तो लगाओ ना टाइल्स। तुमने क्या किया? उस बाथरूम में टाइल्स लगाया क्या? मार्बल लगाया क्या? ग्रेनाइट लगाया क्या? घर के लिए तुमने कुछ किया? किया कुछ नहीं, बल्कि बड़ा मकान है, वो वाला कमरा बेच दो, वो वाला कमरा बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, ये बेच दो, वो तुमने मकान के बेचना किया, बनाया कुछ नहीं। तो मेरे अंदर ये नफरत थी, है और रहेगी। तो मैंने अपनी बात को मोबाइल में डाला, क्योंकि फेसबुक में लिखा है, आप निकालिए यूट्यूब फेसबुक में, आप क्या सोच रहे हैं जी। अब दिक्कत यही है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कोर्ट में गीता कुरान की कसम खा के कहे कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। अगर वो बोल रहे आप क्या सोच रहे हैं, अगर मुझे लगेगा कि शाश्वत शुक्ला ये, तो मैं वही बोलूंगा। अगर मुझे लगेगा कि सौम्या ये, तो मैं सौम्या के बारे में वही बोलूंगा। तेजस्विनी ये, तो मैं वही बोलूंगा। भाई ये, तो मैं वही बोलूंगा। मैं बनावटी बातें कर ही नहीं पाता जी। तो मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी पुलवामा के दोषी हैं। आज भी बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि मैं मानता हूं पुलवामा के दोषी नरेंद्र मोदी, देश का प्रधानमंत्री नहीं तो मैं हूं दोषी। पहलगाम के दोषी नरेंद्र मोदी, अगर नरेंद्र मोदी नहीं है तो क्या मैं हूं? अरुण तिवारी दोषी है। उस गुस्से में मैंने लिखा कि पुलवामा के बारे में, पहलगाम के बारे में, और मैंने जैसा कहा कि मैं अकेला व्यक्ति हूं जो पेपर पढ़ के या टीवी देख के बात नहीं कह रहा है। मैं पहलगाम गया, मैं वो परिवार में गया, वो भूखे पेट को देखा, मरे हुए भाई की बहनों को देखा, मरे हुए बेटे के माता पिता से मिला, तो मेरा गुस्सा था और मैंने और ज्यादा गुस्से में अपनी बात को लिखा जी। और मैं दोषी अपने आप को इतना जरूर मानता हूं कि मुझे गुस्सा तो आना चाहिए था और आता है और है, लेकिन हाँ 2-4 शब्द
कुछ ज्यादा अतिरेक में बोल जाते हैं तो वो गलत बात है। अरुण तिवारी उस बात के लिए शर्मिंदा भी है कि अगर मुझे याद नहीं आता कि मैंने ऐसा किया, लेकिन अगर किया तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन मोदी जी इस बात के हकदार हैं, गाली खाने के भी हकदार हैं, क्योंकि वो बार बार बोले हैं 50 दिन के बाद किसी चौक चौराहे में आइएगा और जो मुझे सजा हो दीजिएगा। अब मैंने अगर सजा दे दी तो कहते अरे आईपीसी की धारा ये और इसकी धारा ये, इसकी धारा ये, कोई भी धारा हो, हम तो गंगा की धारा, नर्मदा की धारा और खानून की धारा मानते हैं, देशभक्ति की धारा मानते हैं। तेरी धारा में कसूरवार होऊंगा, तेरी धारा में कसूरवार होऊंगा, पर देशभक्ति की धारा में मैं भगत सिंह होऊंगा, मैं चंद्रशेखर आजाद होऊंगा। तो मेरी धारा ये है। आपके ऊपर इन टिप्पणियों को लेकर बीएनएस की धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 352 एवं आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। आपको 67 जी, आपके ऊपर कार्यवाही की गई। आपको 6 दिनों की जेल हुई। जेल जाना आमतौर पर सामान्य व्यक्ति, चाहे वो नेता भी क्यों ना हो, नेता हो या सामान्य व्यक्ति हो, जेल जाना एक मार्मिक प्रसंग रहेगा किसी के भी जीवन का। तो आपके लिए वो कैसा रहा, आप उसको कैसा देखेंगे? खुली जीप में चलना मेरा सपना था जी, हरियाली में जीना मेरा सपना था जी। कौन मानेगा भला कि जेल जाना भी मेरा सपना था। भगत सिंह ने जब वो मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान से, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मर्दों का टोला माए, रंग दे बसंती चोला। यह देवेश ने किया था, उसमें भी ऐसे मैं कुछ ज्यादा जोश में आ जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे से कोई पूछ रहा है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो है वो आ रहा है, सामने आ रहा है। तो आपने जेल की बात पूछी तो मेरा सपना था, मैंने जब भगत सिंह को देखा था, और किसी को याद नहीं होगा, आप पूछिए 25-50 लोगों से कि जब भगत सिंह जेल में थे तो उन्होंने क्या क्या किया था। मैं जानता हूं उन्होंने क्या क्या किया था। उन्होंने हड़ताल भी की थी जेल के अंदर जी। कि हम कैदी जरूर हैं लेकिन हम इंसान हैं, तो हमको खाना अच्छा से दिया जाए। और वो हड़ताल बहुत लंबी चली, बहुत लंबी चली। ऐसा करके उनके सामने पानी ऐसे फेंक दिया जाता था, कई क्रांतिकारी मरे उसमें भूखे प्यासे। अरुण तिवारी 8-9 साल की उस उम्र में वो जेल में जाके रहने का सपना देख रहा था। तो थोड़ा बहुत सपना मेरा रेलवे जोन में हुआ 5 दिन का, पर वो विकास के लिए था, बिलासपुर में रेलवे जोन है इसके लिए था। अमर अग्रवाल जेल नहीं गया है, शैलेश पांडे जेल नहीं गया है, अरुण तिवारी जेल गया था बिलासपुर के रेलवे जोन के लिए, तो बिलासपुर के विकास के लिए। फिर अभी बात आई देशभक्ति की, मैं पहलगाम के शहीदों के घर में जाना अपने आप देशभक्ति को मानता हूं, तो मैं उसी लिए जेल गया। और 6 दिन मैं वो भात खाया हूं, वो दाल खाया हूं, भात वो खाया हूं जो मेरा कुत्ता भी ना खाए, मेरा कुत्ता भी ना खाए, मैं वो भात खाया। मोटा होता चल जाता, कई बार मोटा भात खाता हूं, न जाने वो कैसा था, सफेद सफेद था, इसलिए वो भात था। दाल कहते कि ये दाल है, लेकिन उसमें दाल के 4-6 दाने थे, बाकी सिर्फ पानी था। लेकिन भगवान जानता है, मैंने उस दाल भात को भी चिवड़ा मिला के, एक राजेंद्र रजक करके कैदी है, वो लाके मेरे को देता था, मैं उसमें वो डाल देता था चिवड़ा और खाता था। और कई लोग कहते थे अरे यार कहीं खाना, एक बात कहते सुनो, चोरी करके आए हो, मर्डर करके आए हो, बलात्कार करके आए हो, दारू बेचते पकड़े गए हो और जेल में हो, क्या सोचते हो बारात में आए हो? पनीर की सब्जी मिले, रसगुल्ला मिले, पूड़ी मिले, बिरयानी मिले ना, यही मिलेगा। और अरुण तिवारी तो इसको भी ये मान रहा है कि जिंदगी जीने के लिए अगर ये भात है, ये भी किसी किसान ने उगाया है, मजे से खाया। मैं अच्छे से रहा, मैं अपने बेटे से कहता मत छुड़वा मेरे को, अच्छा लग रहा है यहाँ, अच्छा लग रहा है यहाँ। मैं बेटा बेटा होता है, वो एडवोकेट है, उसने 4 लोगों से बात की, तो हमारे कुछ एडवोकेट मेरे प्रशंसक भी हैं, मेरे भाई बहन भी हैं, चाहे वो निरुपमा वाजपेयी हो जी, एक और वाजपेयी है। तो ऐसे करके लोगों ने मेरी तरफ से किया
और 6 दिन बाद मैं आया। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा बार बार कि पहलगाम और पुलवामा के लिए मैं आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी मानता था, मानता हूं और मानता रहूंगा, चाहे जेल जितनी बार होना है होता रहे। कोई माने या ना माने, आपसे इतनी बातचीत करने के बाद मैं तो ये मान सकता हूं कि आपका सपना हो सकता है जेल जाने का। खैर, अब हम अंत की ओर बढ़ते हैं। अब मैं रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, जिसमें ये खेल की तरह होगा। मैं कुछ नाम, घटनाओं और प्रकरणों को एक शब्द में बोलूंगा। आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट उस बारे में जो भी आएगा, आपको तुरंत उसके बारे में वैसा ही, जो थॉट आए वैसा ही बोलना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम भूपेश बघेल। बकवास। एक शब्द में जी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मेहनती तो है, पर गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। और महात्मा गांधी ने देश के लिए कपड़े उतारे थे, ये अपने ऐश्वर्य के लिए 9 लाख का सूट पहन रहे हैं। सूट और बूट वाला आदमी हो गया है और मजहबी व्यक्ति है। हिंदू कट्टरपंथ को जगा के देश के टुकड़े करने के चक्कर में वोट पा जाएगा, लेकिन देश टूट जाएगा। अर्जुन सिंह। कल्पना, सृजन, सोच। दिलीप सिंह जुदेव। मर्द आदमी, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव। मैं मर्द आदमी, मैं उनके भी खिलाफ रहा हूं, आमने सामने लड़ाई हमारी हुई है, लेकिन गजब मर्द से मिलता है, एक अलग मजा आता है। वो मर्द आदमी था, मान गया। दिलीप सिंह, जय जुदेव मैं बोल रहा हूं। कुमारी शैलजा। कौन शैलजा? वही जो अंधों में काने राजा के समान, क्योंकि दिल्ली में वो करीब है सोनिया जी के या राहुल जी के, और बड़े नेता को कार्यकर्ताओं की बात सुनना चाहिए। डॉक्टर जब तक मरीज से पूरा पूछेगा नहीं क्या है क्या नहीं, बाकी तो टेस्ट वगैरह होंगे। तो वो आई थी एज ए जनरल सेक्रेटरी, मैं बताना चाहता था, मैं टिकट नहीं मांग रहा था, मैं यही पहली बात बोला, मैं टिकट मांगने नहीं आया हूं, कांग्रेस के बारे में बात करने आया हूं। उसको टिकट आरती चाहिए थे, उसको कांग्रेसी नहीं चाहिए था। उसने जो बात बोली तो मैंने दिखा दिया उनको, शैलजा को बच्ची है, कोई खास नहीं है, चलो चलते हैं। अखंड भारत। मेरा देश अखंड भारत, लेकिन मैं वो वाला अखंड भारत नहीं चाहता जैसे बलूचिस्तान भी हो और पीओके भी हो और पाकिस्तान भी हो। अरे अभी भारत में जितने मुसलमान हैं उसको तो ये भाजपा वाले सहन नहीं कर पा रहे हैं। अखंड भारत के नाम पे बलूचिस्तान भी आ जाएगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा, पीओके भी आ जाएगा। तो इनके 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 यानी अंधभक्तों के, मोदी के, जी। हिंदुओं की रोटी कहां जाएगी? पीओके के मुसलमानों के पास हिंदुओं की रोटी कहां जाएगी? बलूचिस्तान के पास हिंदुओं की रोटी कहां जाएगी? पाकिस्तान। मैं इन्हीं की भाषा में बात कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं भारत में जो मुसलमान है उन्हीं को पाल लो, पोस लो, उन्हीं को चाचा, उन्हीं को काका, उन्हीं को मामा, उन्हीं को मौसा, उन्हीं को मौसी, काकी, ये बनाओ। अखंड भारत की जरूरत नहीं है। अच्छा भारत चाहिए, विकसित भारत चाहिए, एक स्वस्थ भारत चाहिए, यही मेरा सपना है। सुशांत शुक्ला। अच्छा लड़का है, बढ़ेगा आगे, बढ़ेगा आगे, क्योंकि उसमें मैं अपना रूप देखता हूं। मुझे ऐसा लगता है सुशांत, मैं जब जवान था कुछ इसी तरीके की मेरी पर्सनालिटी थी। आज जरूर मोटा हो गया हूं, पर उस समय मैं अलग पर्सनालिटी थी मेरी, और सुशांत में मैं संभावनाएं देख रहा हूं। खासकर मैं 2 नाम लेना चाहूंगा। सेंद्री बाईपास, सेंद्री का जो वो है, वहां बार बार जाम लग जाता था और एक्सीडेंट होते थे जी। उस लड़के ने साल भर के अंदर, बल्कि और कम समय में, उस सड़क को डेवलप भी करा दिया इधर इस तरफ, और किया काम। अभी 4 दिन पहले बोपका में बहुत गड़बड़ सड़क थी, वो खुद गया, कलेक्टर को बुलवाया और बोला कि अच्छी सड़क बनना चाहिए। शायद 13 करोड़ 14 करोड़ कुछ स्वीकृत हुआ है, 16 करोड़। नहीं, इतने में काम नहीं चलेगा, और पैसा दिलवाते हैं। एक अच्छी सड़क बनाओ जो 25-30 साल चले। ऐसी सोच वाले आदमी होना चाहिए। 5 साल चले अमर अग्रवाल, 5 साल सड़क चले अमर अग्रवाल, और 25 साल चले सुशांत शुक्ला। यही अंतर है। जो स्थायी राज चाहता है जनता के प्रति, वो एक अच्छा लड़का है। मैं उसकी तारीफ भी करता हूं और उसको आशीर्वाद भी देता हूं। फर्स्ट थॉट अमर अग्रवाल। अमर अग्रवाल में एक बात तो है, बिलासपुर में अगर विकास
की सोच किसी ने रखी तो अमर अग्रवाल ने रखी। पर यही बात है कि उसके पीरियड में एक खराबी थी कि 9 महीने में जो बच्चा पैदा होता है मेडिकली, उसके समय 18 महीने और 25 महीने में बच्चा पैदा होता था। हर काम को इतना टाइम लगा देता है, इतना टाइम लगा देता है कि आदमी मर जाता है, दवाई नहीं आ पाती। ढिलऊ राम है, पर सोच अच्छी है, काम करने की कोशिश किया, अच्छा काम किया। मोतीलाल वोरा, बहुत सज्जन व्यक्ति, बहुत सज्जन। ऑपरेशन सिंदूर, मेरे देश के सिपाहियों का पराक्रम दिखाने का मौका, सोफिया कुरैशी जैसी बिटिया को एक प्रतीक बना देना। अगर मोदी सरकार ने सबसे अच्छा काम किया, यही किया कि सोफिया कुरैशी को एक प्रतीक बनाया। एक लड़की सामने आई, एक मुस्लिम लड़की सामने आई, एक अच्छी देशभक्त सामने आई, एक अच्छी सैनिक सामने आई, और ऑपरेशन सिंदूर में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, मैं उनको अपने श्रद्धांजलि भी देता हूं। और एक अच्छा काम था, हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना ही चाहिए, पर अभी वो काम अधूरा था, अधूरा है। और अगर मोदी जैसे लोग रहेंगे, अधूरी रहेगा, क्योंकि समस्या रहेगी तभी तो काम आगे बढ़ेगा। ये ऐसे चलते रहेगा। आपके साथ भी और आपके सीनियर विधायक रहे बी.आर. यादव। बी.आर. यादव सहज सुलभ व्यक्ति रहे सच। और अच्छे इंसान थे। काम भी उन्होंने शहर के लिए बहुत किया है। ये जो अर्पा नदी में पुल वगैरह बने हैं, इसमें बी.आर. यादव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। डॉक्टर रमन सिंह, अरे शालीन व्यक्ति, संस्कारवान, नम्र, सबको अपना बनाने वाला। मुझे लगता है कि बीजेपी ज्यादा कांग्रेस के लोग उनको पसंद करते थे, मैं तो करता ही था। रमन सिंह जी को मैं कल भी पसंद करता था, आज भी पसंद करता हूं। जी, आज हमने बातचीत की अरुण तिवारी जी की पाठशाला की राजनीति से लेकर राजनीति की पाठशाला स्वयं में बनने तक की कहानी की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना। धन्यवाद बाद में देना जी। कल जब नहीं आए तो मेरे अंदर से एक आवाज आई, वादे पे तुम ना आए तो कोई हम ना मर गए, वादे पे तुम ना आए तो कोई हम ना मर गए, कहने की बात रह गई और दिन गुजर गए। लेकिन आज तुम अपनी पूरी बटालियन के साथ आए हो, अभय के साथ आए हो, ये तेजस्विनी के साथ आए, सौम्या के साथ आए हो। ये सब का मैं आभारी भी हूं और अच्छा लगा। सीखो, बढ़ो, और जिन्हों से तुम बातें कर रहे हो और जो प्रश्न निकाल रहे हो और स्टडी कर रहे हो, क्या पूछना है, सिर्फ सोच के नहीं, देख दाख के भी। और जो तुमने आंकड़े इकट्ठा किए, लगता है तुम देवेश से बहुत कुछ सीख चुके हो और आगे बढ़ोगे। कोशिश करो, नाम भी शाश्वत है, तो शाश्वत रूप से बुद्धि का परिचय देते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं अभय मनहर एवं शिवम कुमार। धन्यवाद।